बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। नेतन्याहू एक बार फिर बने इसराइल के वज़ीर आज़म। कहा, यहूदी बस्तियों का फैलाव तरजीह है, वादों को पूरा करूंगा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने नेतन्याहू का ऐलान रद्द कर दिया। हमास ने कहा, दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद मजबूत करेंगे। उज़्बेकिस्तान में इंडिया की कॉफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत। दोनों मुल्कों में तहकीकात। गाम्बिया के बाद एक और सानेहा। यूक्रेन में रशिया के ताबड़तोड़ हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, कई इलाकों में बिजली चली गई। रशिया ने ज़ेलेंस्की का अमन फार्मूला रद्द कर दिया। कहा, कोई बातचीत नहीं होगी। तुर्की सीरिया रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग। कुर्दों की फौज ने दाइश के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। ट्यूनीशिया में कोविड लहर का अंदेशा, बड़े पैमाने पर टीका अंदाजी, कई मुल्कों में चौकसी। इंडिया ने 6 मुल्कों के मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया। डेली कोविड केस बढ़कर 268 हो गए। केरला में पॉपुलर फ्रंट के खिलाफ NIA क्रैकडाउन, 56 मकामात पर धावे किए गए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इसराइल के वजीर आजम बन गए हैं। उन्होंने कट्टर यहूदी पार्टियों का एक इत्तेहाद बनाया है और वजीर आजम की हैसियत से हलफ ले लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तामीर उनकी तरजीह है। नेतन्याहू की लूकेट पार्टी ने नई हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिनमें कहा गया है कि गैलीलियो, गेलेव, नेगेव और जोलान पहाड़ियों और जोड़िया और समारिया के इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर के वादों को पूरा किया जाएगा। इसराइल ने 1967 की जंग में गाजा, मगरबी किनारे और कुद्स पर कब्जा कर लिया था। फलस्तीनी अथॉरिटी ने यहूदी बस्तियों के फैलाव के नेतन्याहू के ऐलान को रद्द कर दिया है। मगरबी किनारे में कोई 25 लाख फलस्तीनी रहते हैं। उनकी नक्लो हरकत पर इसराइली फौज और पुलिस की कड़ी नजर होती है। नेतन्याहू की नई हुकूमत इसराइल में अब तक की सबसे कट्टर हुकूमत होगी, क्योंकि ये अब तक का सबसे कट्टर मजहबी इत्तेहाद है। उन्होंने रिलीजियस ज़ायनिज्म पार्टी और दूसरी कट्टर जमातों के साथ ये इत्तेहाद बनाया है। नेतन्याहू ने 1 साल बाद वजीर आजम की हैसियत से वापसी की है। 2009 से 2021 तक वो इसराइल के वजीर आजम रहे। वो इसराइल के सबसे ज्यादा अरसे तक ओहदे पर रहने वाले वजीर आजम हैं। उन पर करप्शन के इल्जामात भी लगाए गए। रिलीजियस ज़ायनिस्ट पार्टी के लीडर बेजल मोरिच मुल्क के नए वजीर दिफा होंगे। समझा जा रहा है कि नेतन्याहू हुकूमत बाज कानून में तब्दीली लाएगी। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यहूदी बस्तियों के फैलाव की मुखालफत की है। यूरोपीय मुल्क भी इस तरह के फैलाव के खिलाफ हैं। अब देखना यह है कि मगरबी दुनिया नई हुकूमत के साथ किस तरह का रवैया रखती है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने यहूदी बस्तियों से मुतालिक नेतन्याहू के ऐलान पर कहा कि यह यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रुदैना ने यह बात कही। UN सिक्योरिटी काउंसिल ने दिसंबर 2016 में एक करारदाद मंजूर की थी, जिसमें यहूदी बस्तियों के फैलाव की मुखालफत की गई थी। हालिया अरसे में इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान तनाव काफी बड़ा हुआ है। 2022 हलाकतों के एतबार से इसराइलियों और फलस्तीनियों दोनों के लिए 14-15 साल का सबसे बदतरीन साल साबित हुआ है।
सबकदोश होने वाले वजीर आजम यार लापिड ने कहा है कि वो अच्छी हालत में हुकूमत सौंप रहे हैं। इसराइल की मईशत मजबूत है, फौजी सलाहियतें मजबूत हैं और इसराइल आलमी ताल्लुकात के हवाले से अच्छी पोजीशन में है। यार लापिड ने नेतन्याहू से कहा कि वो कोशिश करें कि इसे तबाह ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द वापसी करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि वो अरब इसराइल तनाज़े को हल करने को अहमियत देंगे। उन्होंने ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने और फौजी सलाहियतों में इजाफा करने पर भी जोर दिया। नेतन्याहू ने 1 नवंबर को होने वाले पार्लियामेंट इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की थीं। एतदाल पसंद इसराइलियों ने नेतन्याहू हुकूमत के ताल्लुक से अंदेशों का इजहार किया है। खासतौर पर LGBT राइट्स के ताल्लुक से नेतन्याहू की पॉलिसी पर भी एतराज किया जा रहा है। इस ताल्लुक से एक कानून भी बनाया जा सकता है। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने कहा कि हम दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद को मजबूत करेंगे। उन्होंने एक बयान में कहा कि हर एक को समझ लेना चाहिए कि काबिज हुकूमत के लीडर्स सूरत हाल बिगाड़ना चाहते हैं। दर्जनों यहूदी आबादकार एक बार फिर मस्जिद अक्सा में घुस पड़े और उस मकाम की बेहुरमती की। फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने यह बात बताई। हमास की वेबसाइट ने कहा कि 147 यहूदी आबादकार पुलिस की हिफाजत में मस्जिद अक्सा में घुस पड़े और तलमुदी तरीके से रसूमात अदा की। उज्बेकिस्तान ने मुल्क में बाज बच्चों की मौतों के लिए इंडिया में बनी एक सिरप को जिम्मेदार ठहराया है। उज्बेकिस्तान के सानेह में कम से कम 18 बच्चों की मौत हुई है। वहां की वजारत सेहत ने बताया कि इन बच्चों ने खांसी की सिरप डॉक 1 मैक्स पी थी, जिसे नोएडा की एक कंपनी मेरून बायोटेक ने बनाया था। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली में कहा कि वो उज्बेकिस्तान में इंडिया की सिरप के इस्तेमाल के बाद 18 बच्चों की मौत के मसले पर उस मुल्क के साथ राब्ते में है। हुकूमत ने इस मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी है और इस सिरप की तैयारी रोक दी है और उसके सैंपल्स की जांच का हुक्म दिया गया है। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने कहा कि सैंपल्स को जांच के लिए चंडीगढ़ के लैब में भेजा गया है और उन्होंने कहा कि हुकूमत रिपोर्ट मिलने के बाद बाज़ कदम उठाएगी। उज्बेकिस्तान की वजारत सेहत ने बताया कि उनके लैब में की गई तहकीकात और मुआयनों में पता चला है कि सिरप में एक जहरीला मादा इथेनाइल पाया गया था। उज्बेकिस्तान की तमाम मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसी से इस सिरप को हटा दिया गया है। यह सिरप डॉक्टरों के मशवरे के बगैर घरों में दी गई थी और उन्हें मेडिकल स्टोर से हासिल किया गया था। मुतालिका कंपनी मारियोन बायोटेक ने बताया कि उन्होंने सैंपल्स के टेस्ट कराए हैं और नतीजे का इंतजार है। इससे पहले इसी साल गाम्बिया में 70 बच्चों की मौत हुई थी जिन्होंने इंडिया की एक कंपनी की खांसी की सिरप पी थी। ये कंपनी हरियाणा से ताल्लुक रखती है। इसके बाद ड्रग्स कंट्रोलर से मुताल्लिक इदारे ने उस कंपनी पर पाबंदी लगाई थी। WHO ने भी अफ्रीका के मुल्क गाम्बिया में होने वाली इन मौतों के बारे में एक बयान जारी किया था। रशिया ने यूक्रेन में अपने हमले तेज कर दिए हैं। सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के एक एडवाइजर ने बताया कि पूरे यूक्रेन में ताज़ा हमलों में 120 से ज्यादा मिसाइल्स फायर किए गए। इन हमलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा और कई इलाकों में बिजली चली गई। खासतौर पर कीव और उड़ीसा बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। दारुल हुकूमत कीव में कम से कम 3 लोग मारे गए। इनमें 14 साल का एक बच्चा भी शामिल है। 2 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया। खारकीव, उड़ीसा और दूसरे शहरों में धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं। ये हमले एक ऐसे वक्त किए गए जब रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने कहा कि मॉस्को ज़ेलेंस्की के अमन फार्मूले के तहत कीव के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। यूक्रेन की फौज ने बताया कि उसकी एयर डिफेंस ने 54 मिसाइल्स को रोका है। ये हमले 5 घंटों तक जारी रहे। कई इलाकों में सायरन बजते रहे। ओडिशा और निप्रो में बिजली चली गई। कीव की हुकूमत ने मगरबी लीडर से कहा कि वो फौजी मदद में इजाफा करे। हाल ही में अमरीकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन को पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने का ऐलान किया था। यह ऐलान उस वक्त किया गया जब ज़ेलेंस्की ने अमरीका का दौरा किया, बाइडेन से मुलाकात की और कांग्रेस से खिताब किया। एक रिपोर्ट में कहा गया कि दारुल हुकूमत कीव का 40% इलाका बिजली से महरूम है। शहर के मेयर ने यह बात बताई। खारकीव के गवर्नर ने कहा कि ताज़ा हमलों में हसास इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। कीव के मेयर ने शहरियों से कहा कि वो पानी जमा करके रखें। पानी की सप्लाई भी मुतासर हो रही है। यूक्रेन एयरफोर्स ने कहा कि दुश्मन अलग अलग रास्तों से हमले कर रहा है।
तुर्की, सीरिया और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर्स की मॉस्को में एक मीटिंग हुई। उन्होंने सीरिया और इलाके के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने से इत्तेफाक किया। तुर्की के वजीर दिफा हलूसी आकार ने सीरिया के वजीर दिफा अली महमूद अब्बास और रशिया के वजीर दिफा सर्जी शीगोफ से मुलाकात की। इस मौके पर तीनों मुल्कों के इंटेलिजेंस ओहदेदार भी मौजूद थे। ये मीटिंग एक ऐसे वक्त हुई जब तुर्की ने नॉर्थ सीरिया में हमलों की धमकी दी है और कहा है कि वो कुर्दों की फौज YPG के खिलाफ ऑपरेशन करेगी। तुर्की का कहना है कि YPG के ताल्लुकात तुर्की में सरगर्म कुर्द तंजीम KPP या कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है, जो 1980 के दहर से तुर्की में एक अलग होमलैंड के लिए लड़ाई लड़ रही है। कुर्दों की फौज YPG ने आईसिस या दाइश के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में दाइश मिलिटेंट्स ने रक्का की एक जेल पर हमला किया था। इसके जवाब में ये ऑपरेशन शुरू किया गया। दाइश के इस हमले में 6 कुर्द सिपाही हलाक हुए। रक्का दाइश या आईसिस का मरकज था जब उसने 2013-14 में सीरिया और इराक के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था। कंबोडिया के एक शहर पोपिट में एक होटल और कसीनो में आग लगने से 16 लोग हलाक हो गए और 50 जख्मी हुए। इस हादसे की वीडियो फुटेजेस और तस्वीरें सामने आई हैं। ये आग 12 बजे रात को लगी और तकरीबन 2 बजे तक जारी रही। अफ्रीका के मुल्क ट्यूनीशिया में कोविड की नई लहर की वार्निंग दी गई है। हुकूमत ने कहा है कि अवाम को टीके हासिल करना चाहिए। खासतौर पर उन लोगों की टीका अंदाजी पर जोर दिया गया जो किसी न किसी बीमारी का शिकार हैं या जिनकी उम्र ज्यादा है। यह भी कहा गया कि जिन लोगों ने 6 महीने पहले टीके लिए थे वो फिर से टीके ले सकते हैं। बाज मुल्कों में कोविड केसों में इजाफा देखा गया है। चाइना और बाज मुल्कों में कोविड केसों में इजाफे को देखते हुए कई मुल्कों में चौकसी अख्तियार की गई है, जिनमें इंडिया भी शामिल है। इंडिया ने चाइना और 5 दूसरे मुल्कों से आने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया है। वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने यह बात बताई। इन मुल्कों में चाइना के अलावा हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल हैं। 1 जनवरी से इस फैसले पर अमल होगा। इन मुसाफिरों को अपनी रिपोर्ट सफर से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। एक्सपर्ट्स ने कहा कि कोविड केसों में जनवरी में उछाल आएगा। अगले 40 दिनों में कोविड केसों में इजाफे के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। पिछले तजुर्बों की रोशनी में चौकसी अख्तियार की जा रही है। नए साल के मौके पर खासतौर पर वबा की सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हुकूमत ने अब तक नए साल की तकरीबात के बारे में ज्यादा पाबंदियां नहीं लगाई हैं, लेकिन अवाम से कहा गया है कि वो कोविड उसूलों पर अमल करें। हॉस्पिटल्स में कोविड से निपटने के लिए मॉक ड्रिल्स भी की गई। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 268 नए कोविड केस पाए गए। पिछले रोज 188 डेली केसेस पाए गए थे। इस तरह केसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक्टिव केसेस 3552 हो गए। NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 56 मकामात पर धावे किए। हाल ही में NIA ने केरला की एक अदालत में कहा कि PFI के बाज लोगों का ताल्लुक अलकायदा नेटवर्क से है। मुल्क में PFI पर पाबंदी लगाई गई है। आखिरी खबरें मिलने तक ये धावे जारी थे। ये धावे एर्नाकुलम, तिरुअनंतपुरम, मल्लापुरम, अलापुजा, कोझिकोड, कोट्टयम और दूसरे मकामात पर किए गए। PFI के साबिक चेयरमैन MS सलीम के घर पर भी धावा किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने कामयाबी के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की नई शक्ल का तजुर्बा किया है। इस तजुर्बे के बाद ब्रह्मोस मिसाइल की सलाहियत में इजाफा हुआ है और अब वो और ज्यादा दूरी तक वार कर सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल समंदर में 400 किलोमीटर की दूरी तक निशाना लगा सकता है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। नेतन्याहू एक बार फिर बने इसराइल के वजीर आजम। कहा यहूदी बस्तियों का फैलाव तरजीह है, वादों को पूरा करूंगा। फलस्तीनी अथॉरिटी ने नेतन्याहू का ऐलान रद्द कर दिया। हमास ने कहा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कौमी इत्तेहाद मजबूत करेंगे। उज्बेकिस्तान में इंडिया की कॉफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत। दोनों मुल्कों में तहकीकात। गाम्बिया के बाद एक और सानेहा। यूक्रेन में रशिया के ताबड़तोड़ हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर निशाना, कई इलाकों में बिजली चली गई।
رشیا نے زیلنسکی کا امن فارمولا رد کر دیا، کہا کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ترکی سیریا رشیا کے فارن منسٹرز کی میٹنگ، کردوں کی فوج نے داعش کے خلاف آپریشن شروع کر دیا۔ ٹونیشیا میں کووڈ لہر کا اندیشہ، بڑے پیمانے پر ٹیکہ اندازی، کئی ملکوں میں چوکسی۔ انڈیا نے 6 ملکوں کے مسافروں کے لیے RT-PCR ٹیسٹ لازمی کر دیا، ڈیلی کووڈ کیس بڑھ کر 268 ہو گئے۔ کیرالہ میں پاپولر فرنٹ کے خلاف NIA کریک ڈاؤن، 56 مقامات پر دھاوے کیے گئے۔ یہ تھی آج کی خبریں، اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد